आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा वीपीएस के बारे में, जो कि आप जानते हैं वीपीएस एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर है। तो ये वर्चुअल प्राइवेट सर्वर कैसे काम करता है, मैं आपको बताऊंगा कि वर्चुअलाइजेशन टेक्निक क्या होती है, ये वीपीएस क्या है, वीपीएस क्यों यूज़ करते हैं लोग, इसके सबसे बड़े एडवांटेज क्या है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पे आपको वीपीएस मिल सकता है और कैसे आप इसे फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ें आपको मैं वीपीएस के बारे में बताने वाला हूँ इस वाली वीडियोज़ में। आपको इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा वीपीएस का। तो बिना किसी देरी के चलिए मैं आपको बताता हूँ कि वीपीएस क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने दो लैपटॉप ड्रॉ कर रखा है, एक फिजिकल एक वर्चुअल। तो दोनों सेम ही है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम ही है। पर दिक्कत क्या होती है कि फिजिकल सर्वर में आप देख पाते हो कि जैसे आपको फिजिकल सर्वर, आपका जैसे लैपटॉप वगैरह है तो आप क्या उसका फिजिकल सर्वर है, ठीक है, आपका डेस्कटॉप होता है वो फिजिकल सर्वर। पर वर्चुअल में क्या होता है आप आपको देख नहीं सकते आप उसको, ठीक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, वो वर्चुअल होता है। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक का मैं आगे आपको बता दूंगा कि विजुअलाइजेशन टेक्निक क्या होता है और कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी मैं बात कर लेता हूँ वीपीएस क्या है। तो वीपीएस एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लो कि ये एक वीपीएस मशीन है। ये आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कोई प्रोवाइड करता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूँ कि आपका वर्चुअल मशीन जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो सिर्फ इंटरनेट के जरिए, ठीक है। आपका अगर इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, आपका अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी मेरा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, तो ये मेरा जो लैपटॉप है ये मेरा फिजिकल लैपटॉप है, ठीक है, यहाँ मैं फिजिकल सर्वर पे काम कर रहा हूँ। पर अगर आप वर्चुअल को एक्सेस करना चाहोगे तो आपको कुछ आईडी पासवर्ड होगा, वो आप एक्सेस करके तभी आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये आपके मोबाइल पर रहेगा ही नहीं, तो आपका ये स्टोरेज भी नहीं लेगा। तो इसको कैसे एक्सेस करोगे, तो इसको एक इंटरनेट की वजह से एक्सेस करोगे। अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो कुछ कंपनियां होती है जो आपको वीपीएस प्रोवाइड करती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप कौन कौन सी कंपनियां हैं जहाँ से आप वीपीएस खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको मैं आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। तो अगर समझ लो कि ये एक वर्चुअल मशीन होता है जो आईएसपी के द्वारा भेजा जाता है। यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिखा है कि रन इट्स ओन कॉपी ऑफ ओएस, ठीक है, यूजर्स में हैव सुपर लेवल एक्सेस टू दैट ओएस। इसका मतलब ये है कि ये फिजी वर्चुअल सर्वर ये आपका अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। अगर आपके मोबाइल में विंडोज़ है तो कोई जरूरी नहीं कि आप वर्चुअल में भी आप विंडोज़ इंस्टॉल करो, आप उसमें मैक इंस्टॉल कर सकते हो, आप उसमें लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो, आप उसमें लिनक्स से कोई भी डिस्ट्रो इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। आप फिर चाहो तो काली लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हो, आप डिफरेंट ओएस इंस्टॉल कर सकते हो इसमें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपके फिजिकल सर्वर से सेम होना चाहिए। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लिखा है सुपर लेवल एक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ फीचर्स होते हैं जो नॉर्मल यूजर्स को नहीं प्रोवाइड होते हैं पर सुपर लेवल को प्रोवाइड होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी के पास एंड्रॉइड फ़ोन रहता है तो किसी के पास रूटेड फ़ोन होता है, किसी के पास नॉन रूटेड फ़ोन होता है। तो रूटेड फ़ोन में क्या होता है, रूटेड फ़ोन में एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, वो चाहे हर चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ तक कि नेम मॉडल सब कुछ को रीनेम कर सकते हैं। पर जो होते हैं नॉन रूटेड यूज़र्स वो एक लिमिट में रहते हैं, वो अपने फ़ोन के नेम को नहीं चेंज कर सकते हैं, वो आप बहुत सारी सेटिंग्स को नहीं चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जिस हिसाब से प्लान लेते हो आपको सुपर लेवल एक्सेस मिलता है, ठीक है, तो आप हर एक चीज़ को आप चेंज कर सकते हो अपने लैपटॉप के, वही होता है सुपर लेवल एक्सेस, ठीक है। उसका तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे इक्विवेलेंट टू फिजिकल सर्वर। इसका मतलब यह है कि ये और ये दोनों इक्विवेलेंट है, ठीक है। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि इनसे इसमें और इसमें कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हो। जितनी सारी चीज़ें आप मैं इस वाले लैपटॉप में कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें मैं वर्चुअल में भी कर सकता हूँ। पर यहाँ पे दिक्कत ये भी आ सकता है आपका फैक्टर कि आपका रैम का दिक्कत आ सकता है कि अगर आपके मोबाइल लैपटॉप में 4 GB रैम है तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, पर इसमें आपने 2 GB रैम ले रखा है, आप फिर भी उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना चाहते तो उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो आपके लैपटॉप के हिसाब से आप यूज़ करोगे। अगर आपके लैपटॉप में 8 GB रैम है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप 8 GB के हिसाब से अपना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। इसको आप इस हिसाब से समझो कि जिस तरह आपका लैपटॉप होगा उस तरह आपका वर्चुअल आप जिस हिसाब से प्लान लेते हो। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके लैपटॉप में 8 GB रैम होना चाहिए तभी आप वर्चुअल वाला, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लैपटॉप में अगर 2 GB रैम है और वर्चुअल में आप चाहते हो 8 GB रैम लेना तो आप वो भी ले सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आप अपने लैपटॉप के साथ उसका जितनी साफ सॉफ्टवेयर जैसे कि देख पा रहे हैं आप, मैंने क्रोम इंस्टॉल कर रखा है, मैंने एरेना इंस्टॉल कर रखा है, मैंने वन इंस्टॉल कर रखा है, और भी मैंने इंस्टॉल कर रखा है सॉफ्टवेयर। सब जितने सॉफ्टवेयर आप चाहो तो वो सारे सॉफ्टवेयर आप वर्चुअल में भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये एक पूरा इक्विवेलेंट होता है फिजिकल सर्वर के, ठीक है। और लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे शेयर हार्डवेयर विथ और अदर वीपीएस। इसका मतलब है कि ये एक हार्डवेयर को शेयर करता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये क्या होता है, इसकी कंपनियाँ कैसे काम करती है कि सपोज मान लो कि कंपनी है ये, इसको उनके पास मान लो बहुत ज़्यादा है, 1 मिलियन डाटा है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 1000 DB और 1 मिलियन ज़्यादा हो गया, मान लो कि 1000 TB उसके पास डाटा है, ठीक है। ये थोड़ा सा इधर उधर है सेफ, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होना है। मान लो कि 1000 TB है, ठीक है।
अगर आपको 1 TB चाहिए तो आपको 1 TB मिल गया, किसी और को 1 TB चाहिए तो उनको 1 TB मिल गया, और किसी को 50 TB चाहिए तो उसको भी। तो ये एक रिसोर्स से जो होता है वो शेयर होता है। इसका एग्जांपल आप इसे समझ लो कि अगर आप कॉलेज के हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे बता देता हूँ कि सपोज आप कोई हॉस्टल में रहते हो, ठीक है, ये हॉस्टल है, आप रहते हो यहाँ पे, और यहाँ पे और भी बंदे रहते हैं, ठीक है, हॉस्टल में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे कोई और रहता है, यहाँ पे कोई और रहता है, यहाँ पे कोई और रहता है, और यहाँ पे कोई और रहता है। और एक हॉस्टल में आपका जो है वो इंटरनेट वाईफाई कनेक्शन आता है, ठीक है, एक राउटर से, जिसकी राउटर की स्पीड मान लो कि 200 Mbps है, ठीक है, 200 Mbps मान लो कि स्पीड है उसकी। तो इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे एक टाइम पे ज़्यादा लोग होंगे, अगर ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होंगे, जैसे आप भी यूज़ कर रहे हैं, आपके रूममेट भी यूज़ कर रहे हैं, वो फ्रेंड भी यूज़ कर रहा है, दूसरा फ्रेंड, तो क्या होता है कि इसमें रिसोर्सेज सेव हो सकता है कि आपकी स्पीड कम हो जाए। आपके जैसे उस टाइम पे अगर 10 MB चल रहा था तो आपका हो सकता है कि अब 5 MB/सेकेंड ही चले, तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है इसलिए कि लो वर्कलोड इज इक्वल टू हाई परफॉर्मेंस, मतलब रिसोर्स जो होता है वो शेयर होता है। तो अगर आपका लो वर्कलोड है तो हाई परफॉर्मेंस होगा, अगर हाई वर्कलोड है तो लो परफॉर्मेंस होगा, ठीक है। तो ज़्यादा लोग अगर यूज़ करेंगे एक टाइम पे तो आपका परफॉर्मेंस लो हो जाएगा, अगर आप कम लोग यूज़ करेंगे तो आपका परफॉर्मेंस हाई रहेगा। इसमें ये प्लान होता है, जैसे मान लो कि आपका जो कॉलेज में वो वाईफाई आपका 1000 Mbps का है, ठीक है, 1000 Mbps का है, और उसको वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप 20 Mbps चला रहे थे एक टाइम पे, तो पहले से 100 यूज़र्स यूज़ करने लगे तो आपका 20 Mbps ही होगा। उसी तरह यहाँ पे भी प्लान होता है वर्चुअल सर्वर में, अगर आपने हाई पावर का ले रखा है वर्चुअल सर्वर, उसमें क्या होगा, उसमें अगर 100 बंदे या जितने भी लिमिटेड बंदे होंगे, उतने बंदे अगर हर एक्टिव होंगे, फिर भी आपका लोड जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो आपको परफॉर्मेंस पूरी हाई मिलेगी तब भी, भले से जितने भी लोग रहेंगे वो सारे कनेक्टेड रहेंगे तब भी, ठीक है। तो ये आपको फ़ायदा होता है, प्लान पे डिपेंड करता है। पर जनरली लोग अगर बजट में अगर आप प्लान ले रहे हो कोई वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का, तो फिर आपको ज़्यादा लोग अगर कनेक्टेड होंगे तो आपको थोड़ा बहुत हैंग का इशू या फिर लैग का इशू दिख सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, पहले क्लियर कर दिया है कि शेयर हार्डवेयर विथ अदर VPS, मतलब कि ये हार्डवेयर जो होता है वो आपका शेयर होता है। तो अगर किसी को चाहिए 1 TB और आपको चाहिए 2 TB, तो उस हिसाब से अगर हो सकता है कि आप कुछ रिसोर्स इधर उधर कर रहे हो तो आपको थोड़े बहुत लैग की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रिसोर्स जो होता है वो शेयर होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है, ताकि आप समझ जाओ वर्चुअलाइजेशन टेक्निक। तो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर देता हूँ जल्दी से, ताकि आप समझ जाओ वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि आपका रिसोर्स जो होता है वो आपका शेयर्ड होता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिसोर्स अगर शेयर है तो आप कोई भी यूज़र्स जो है कोई भी डाटा एक्सेस कर सकता है, ये भी नहीं होता है। तो ये आपको बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ यहाँ पे, फिर से मैं बता देता हूँ कि आप सपोज आप लोग रहते हो एक कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में रहते हैं, यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये हॉस्टल है आपका, हॉस्टल में बहुत सारे फ्रेंड आपके रहते हैं, ठीक है। एक रूम आपका है, एक रूम आपके फ्रेंड का हो सकता है, ठीक है, एक रूम कोई और का हो सकता है, एक रूम और फ्रेंड का हो सकता है, इसी तरह बहुत सारे रूम हो सकते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे और सारे लोगों का रूम है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक ही हॉस्टल है, एक ही हॉस्टल में आप सबको रूम मिला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका फ्रेंड जिस वक्त चाहे उस वक्त आपको एक्सेस कर सकता है, जी नहीं। आप अगर अपने लॉक की दोगे तभी वो आपके रूम को एक्सेस कर सकता है और आपके रूम की चीज़ों को जान सकता है, आपके रूम में क्या है वो जान सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप अपने रूम में चाहे जितनी भी चीज़ें रखना चाहो रख सकते हो, आपको दूसरे से इंटरफेयर नहीं होगा। उसी तरह आपका फ्रेंड चाहे तो जो भी रख सकता है अपने रूम में रख सकता है, आपको दूसरा फ्रेंड चाहे तो वो आपको अपने रूम में रख सकता है, और भी जितने भी लोग होंगे हॉस्टल में वो सारे अपने रूम में रखेंगे, और कोई किसी का एक्सेस नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल वो चाहता हो, ठीक है। तो उसी तरह से VPS भी काम करता है। तो VPS बहुत सिक्योर होता है, इसमें भी आपका इसी तरह रूम की तरह काम करता है। तो ये आपका लॉक होता है हमेशा, एक तरह से मतलब बहुत हाई लॉकर से लॉक होता है। तो अगर आप कोई भी दूसरा आदमी आपके रिसोर्स को एक्सेस करना चाहे तो ऐसा नहीं कि वो आपको एक्सेस कर सकता है। पर अगर आप देते हो, आप अगर की देते हो कुछ भी, ठीक है, वहाँ पे भी की कैसे, अगर आप चाहते हो कि दूसरा आदमी मेरे लैपटॉप को एक्सेस कर ले या मेरे डेस्कटॉप को एक्सेस कर ले, तो फिर आप उसको की दे करके उसको अपना लैपटॉप का एक्सेस दे सकते हो। पर यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन वही होता है कि अगर आप नहीं देना चाहते तो आप नहीं दे सकते। जैसे मान लो कि अगर आप कोई लैपटॉप, जैसे मैंने यहाँ पे है, मेरा लैपटॉप है, अगर मेरा लैपटॉप किसी की ज़रूरत है, जैसे मेरे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, मैंने कुछ वीडियो एडिटिंग का मान लो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रखे हैं या रख रखे हैं मैंने, तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहता हूँ, मेरे किसी फ्रेंड को ज़रूरत है उस सॉफ्टवेयर की और उसको मेरा लैपटॉप चाहिए, मान लो कि मेरा फ्रेंड दिल्ली में रहता है और मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मेरा लैपटॉप देना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो उस मोमेंट पर आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आप अपना ID पासवर्ड शेयर कर सकते हो VPS का, उससे आप अपने फ्रेंड को एक्सेस दे सकते हो और अपने फ्रेंड को बता सकते हो कि आप उस सॉफ्टवेयर से
एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये फ़ायदा भी होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक का। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आपका सिक्योरिटी डाटा जो होगा वो लीक हो जाएगा या ब्रीच हो जाएगा, कोई भी चाहेगा तो एक्सेस कर सकता है, ऐसा नहीं। बहुत हाई लेवल सिक्योरिटी होता है। तो इसमें इवन सोच लो कि आपको अगर लैपटॉप से कनेक्टेड हो किसी नेट से, तो हो सकता है कि आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी कि आपके लैपटॉप को कोई हैक कर सकता है। पर जो VPS होते हैं, जो लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो लोग का इम्पॉसिबल ही होता है एक तरह से हैक करना। बहुत ही हाई लेवल सिक्योरिटी दिया जाता है उन लोगों को, ताकि यूज़र्स आसानी से यूज़ कर पाए, कोई भी दिक्कत नहीं आए। फिर यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिख रखा है, इट एग्जिस्ट बट नॉट योर कंप्यूटर। इसमें इसका मतलब ये है कि ये तो एग्जिस्ट करता है पर आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप चाहो, आपका ये अगर VPS है, यहाँ पे मान लो कि आपका कोई लैपटॉप है, ठीक है, ये आपका लैपटॉप है, और ये लैपटॉप में आप चाहे जो भी करो, ठीक है, आप इसमें चाहो तो आप इसमें मूवी डाउनलोड रखो, इसमें चाहो तो इसमें आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। आपके अगर लैपटॉप में 10 GB है, इसमें आप 500 GB रख सकते हो। आप 500 GB का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, 10 GB का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, 100 GB का गेम इंस्टॉल करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो ये सारे जो डेस्कटॉप होते हैं ये आपके क्लाउड में बेस्ड होते हैं। ठीक है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की बात है, तो ये क्लाउड में ही होते हैं, आपको ये एग्जिस्ट नहीं करता है, आपका कोई रिसोर्स नहीं होता है। तो आपका जैसे आपका अगर 1000 GB का है कोई भी लैपटॉप, तो आपका अगर 600 GB आपका फुल है और 400 GB अगर आपका ओपन है, तो आपका 400 GB ही यूज रहेगा फ्री। ऐसा नहीं कि आप अगर VPS यूज़ करना शुरू करो तो आपका रिसोर्सेज कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके कोई भी चीज़, आपके लैपटॉप अपने अलग रहेंगे और जो VPS होते हैं वो पूरी तरह से अलग रहेंगे। इनसे खुद का रैम होता है, इसमें खुद का हार्डवेयर होता है। आप यहाँ तक कि इवन चाहते हो कि खुद का कीबोर्ड यूज़ करना है तो वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी चीज़ें दिए जाते हैं खुद। अगर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़, जितनी भी फिजिकल चीज़ें आप देखते हो लैपटॉप की, वो सारी चीज़ें आप एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो आपका यहाँ तक कि आपका कीबोर्ड भी यूज़ नहीं होगा, वो खुद अपना कीबोर्ड यूज़ करेगा। ठीक है, तो इससे आपके कीबोर्ड से उसको कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो आपको कोई भी रिसोर्सेज की, जैसे आपके हार्ड ड्राइव आपका रन हो जाएगा, रन आउट होगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। आपको रैम की भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होने वाला है। पर हाँ, आपको नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी VPS के लिए। तो आपका नेटवर्क कनेक्शन अच्छा रहेगा तो आपको लैग इशू देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है अगर आपका नेटवर्क कनेक्शन स्लो है तो आपको थोड़ा बहुत लैग इशू मिल जाए। फिर मैंने यहाँ पे तीसरा पॉइंट लेकर रखा है कि सिमिलर टू VMware और ए गेस्ट। इसका मतलब अगर आपने VMware यूज़ किया तो VMware क्या करता है, ये एक पार्टीशन बना देता है। पर यहाँ पे VMware में और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। VMware क्या करता है, वो आपका हार्ड ड्राइव को शेयर करता है। जैसे आपके हार्ड ड्राइव में अगर 1 TB है तो 500 GB अगर आप यूज़ करो, 500 GB चाहते हो तो आप VMware को दे सकते हो, वो आपका नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर देगा आपके डेस्कटॉप में। तो वहाँ पर क्या, वहाँ पर आपका फिजिकली वर्चुअली वो भी है, पर वो आपके रिसोर्सेज को भी यूज़ कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइडर का रिसोर्स यूज़ करेगा, पर VMware क्या करता है, VMware आपका ही रिसोर्स यूज़ करता है, आपके ही रैम को डिवाइड कर देता है, आपके ही स्टोरेज को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो उसको आप बिना नेटवर्क के भी एक्सेस कर सकते हो। तो वर्चुअल मशीन की तरह वो काम करता है, तो आप उसको नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर VPS को यूज़ करते तो आपको नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपके सिस्टम्स में इंस्टॉल नहीं होता है, वो आपका नेटवर्क पे होता है। तो नेटवर्क के लिए तो आपको नेटवर्क चाहिए ना, तभी आपका नेटवर्क कनेक्टेड होगा ना। और अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे ये नेटवर्क कनेक्टेड होता है एक दूसरे से, कैसे हम लोग एक्सेस कर पाते हैं उसी मशीन को, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे इंटरनेट काम करता है और कैसे सारी चीज़ें शेयर होती हैं। तो वो दूसरा टॉपिक है, उसका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। तो अभी आप समझ गए होगा कि इसमें जो है कोई भी रिसोर्सेज एक्स्ट्रा नहीं लगता है, सारी चीज़ें अपने आप होती है। तो VMware इसका एक एग्जांपल है, पर ये VMware से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे VMware लिख दिया कि VMware में आसानी से आप डबल मशीन एक ही सिस्टम के अंदर दूसरे लैपटॉप को इंस्टॉल कर पा रहे हो। तो उसी तरह का यहाँ पे होगा कि आप एक लैपटॉप के अंदर नेटवर्क से दूसरे लैपटॉप को यूज़ करोगे। पर VMware में रिसोर्सेज शेयर होता है, तो आपका हार्ड ड्राइव शेयर होता है, आपका रैम शेयर होता है, पर यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज़ शेयर नहीं होता है। इसका एग्जांपल आपका गेस्ट भी है कि गेस्ट में भी आपका शेयर होता है। यहाँ पे आपको जितने रिसोर्सेज चाहिए उतनी रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसको क्यों यूज़ करना चाहिए, लोग इसको क्यों प्रीफर करते हैं यूज़ करना है। VPS कोई भी आदमी क्यों यूज़ करता है, इसके 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है कि कॉस्ट डिक्रीज़ करता है और सिम साइज़ प्रोवाइड करता है। तो जैसे आप लैपटॉप में जितनी सारी चीज़ें इंस्टॉल करना चाहते हो वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इंस्टॉल कर ही सकते हो उसमें भी। तो क्या होगा कि अगर आप कोई लैपटॉप खरीदने जाओगे, सपोज आप मैक ओएस खरीदने जाते हो, तो मैक ओएस का प्राइस आपको 1,50,000 अप्रॉक्स पड़ेगा। ठीक है, इंडियन रुपीज़। पर अगर आप VPS वाई करोगे तो VPS में आपको ऑब्वियसली बात है उससे कम ही पैसे में आपको मिल जाएंगे, आपको 50 से 60,000 में आपको मिल जाएंगे, या उससे भी कम में आपको मिल जाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से वेबसाइट से आप सर्वर ले रहे हो VPS वाला। तो ये आपका कॉस्ट को डिक्रीज करता है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आप कोई भी आदमी उतना ज़्यादा पे नहीं करना चाहेगा। और ये आपका मंथली बेसिस पे काम करता है, ईयर बेसिस में काम करता है। मान लो आपको मैक ओएस चाहिए 1 मंथ के लिए, इसमें बहुत ज़रूरी काम होना है, मतलब ऐसा काम है जो आपका बिना मैक ओएस हो ही नहीं सकता। पर आपको यही पता है कि आप 1 महीने के बाद उसको कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप मैक ओएस खरीदने जाओगे तो आपको
रुपीज़ देना पड़ेगा, या फिर हो सकता है 1 to 2 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा। पर यहाँ पे अगर आप VPS यूज़ करते हो 1 मंथ के लिए, तो आपको हो सकता है बहुत ही कम में, उससे बहुत ही कम पैसे में आपका काम हो जाए। तो ये चीज़ सबसे मेजर एडवांटेज है कि कॉस्ट जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पे आपको और सारे फीचर्स मिलते हैं, ऑलमोस्ट सपोर्ट ऑल फीचर्स का मतलब ये हुआ कि हर एक फीचर्स आपको मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो जो मैकओएस में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो फिजिकल सर्वर में वहाँ पे इंस्टॉल नहीं कर सकते, या फिर विंडोज़ में अगर आप यूज़ करते हो विंडोज़ में कुछ सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हो पर इसमें नहीं कर सकते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप जितनी सारी चीज़ें चाहोगे वो सेम चीज़ें वहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। और तीसरी सबसे मेजर एडवांटेज ये भी है कि ये इनक्रिप्टेड होता है, तो यहाँ पे हैकिंग का कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि इसको एक्सेस कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ये ऑफलाइन हो जाता है तुरंत में, कि जैसे आप यूज़ करते हो तब तक कि ऑनलाइन रहता है, फिर ये ऑफलाइन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसमें एक्सेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है, और ये आपका पूरी तरह से इनक्रिप्टेड होता है। तो कोई भी हैकर अगर आपका चाहेगा तो आपका ये एक्सेस नहीं कर पाएगा। इसमें जो होता है IP एड्रेस वगैरह तो वो आपके रैंडमली चेंज होते रहते हैं, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली ऐसी इशू की, ठीक है। तो इसलिए ये लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आदमी हायर डाटा यूज़ करते हैं, हायर सिक्योरिटी वाला डाटा यूज़ करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे VPS यूज़ कर सकते हैं, ताकि उसको कोई डर नहीं हो, रिस्क नहीं हो कोई भी इसको अपने डाटा को खोने का, ठीक है। तो ये सारे 3 मेजर एडवांटेज है यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी वजह से हम लोग VPS यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप कैसे VPS को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जल्दी से मैं पॉइंट लिख देता हूँ। तो VPS आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी से, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज होती हैं वो आपको VPS प्रोवाइड करती हैं। सपोज आप अपना एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें आप जैसे किसी भी सर्वर पे जाओगे आप वेबसाइट को खरीदने के लिए, तो वो आपको साथ में बोला कि आप मेरा सर्वर खरीद लो। जैसे आप सर्वर खरीदते हो तो वो भी आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर का एक्सेस देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 तरह की होस्टिंग मिलेगी, एक होती है सेल्फ मैनेज होस्टिंग, एक होती है अनलिमिटेड होस्टिंग। यहाँ पे ये थोड़ा सा साइज़ इसका फ़ॉन्ट छोटा है तो मैं इसको लार्ज कर देता हूँ, ताकि आप आसानी से समझ जाओ। सेल्फ मैनेज होस्टिंग में क्या होता है कि यूज़र्स को खुद दे दिया जाता है कि कौन से इंस्टेंस को यूज़ करना चाहते हैं, कौन से इंस्टेंस को नहीं यूज़ करना चाहते। पर अनलिमिटेड होस्टिंग में क्या होता है कि अनलिमिटेड होस्टिंग में डाटा का कोई लिमिट नहीं होता, तो आप जितना डाटा चाहो वो उतना ट्रांसफ़र कर सकते हो। पर यहाँ पे वही सेल्फ मैनेज होस्टिंग आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। आपको अगर 1 TB ट्रांसफ़र करना तो आप 1 TB वाला लो, 2 TB ट्रांसफ़र करना 2 TB वाला लो। जब आप सोच रहे हो कौन कौन सी कंपनीज होती है जो प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे आप होस्टिंगर वगैरह जो भी मतलब जो भी आपको डोमेन बेचती है मैक्सिमम वो आपको प्रोवाइड करती है सर्विसेज की, तो आप होस्टिंगर से ले सकते हो, आप GoDaddy से ले सकते हो आप। और अमेजन वेब सर्वर जो कि आप जानते हो, अमेजन वेब सर्वर बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो डेफिनेटली आप VPS के लिए, ठीक है। यहाँ से आपको VPS मिल सकता है, और आपको ये ID पास मिलेगा, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो अपने डेस्कटॉप को, अपने लैपटॉप को, जो भी आप OS इंस्टॉल करना चाहते हो वो सारे OS आपको मिलेंगे वहाँ, और जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करना चाहोगे वो सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं VPS के बेस्ट एडवांटेज की बात कर लेता हूँ कि आखिर क्यों बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है वो VPS पे शिफ्ट हो रही है, या बहुत सारे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है, और अपने फिजिकल सर्वर पे वो लोग क्यों नहीं रिलाई कर रहे हैं, क्यों नहीं रह रहे हैं अपने फिजिकल सर्वर पे, और VPS पे क्यों स्विच कर रहे हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ क्या क्या पॉइंट्स है जिसकी वजह से लोग जो है वो प्रीफर कर रहे हैं इसको। तो बेस्ट एडवांटेज इसका ये है कि स्केलेबल होता है, ठीक है। तो यही आपका बिगेस्ट एडवांटेज है VPS का। स्केलेबल का आने में बाद में आऊँगा, पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो होती है वो आपकी स्पीड बहुत ही फास्ट होती है। अगर आप VPS यूज़ करते हो तो वहाँ पे अगर आप इंटरनेट स्पीड चेक करो तो आपका 1 GB 2 GB 3 GB इस तरह से स्पीड मिलती है। और जैसे आप कोई ब्रॉडबैंड यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको 200 MB 1 GB तक अप्रॉक्स मिल जाता है। पर यहाँ पे आपको 1 GB से स्पीड स्टार्ट ही होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है इसकी। यहाँ पे आपको 2 GB यहाँ तक कि 10 GB पर सेकेंड भी आपको मिल सकता है इंटरनेट की स्पीड। तो यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो होती है वो यहाँ पे यूज़ करती है VPS, इसलिए क्योंकि उसका डाटा ट्रांसफ़र होता है। अगर आप इतना ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी चीज़ों को डाउनलोड करने में, किसी भी चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में, तो उसके लिए उसको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पे स्पीड जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। और लैपटॉप की यही नहीं कि आपकी नेटवर्क की स्पीड फास्ट होती है, आपकी लैपटॉप की स्पीड फास्ट होती है, बहुत तेज़ी से चलता है, कहीं पे हैंग नहीं करता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। रैम भी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इसलिए आपका लैपटॉप जो है वो कहीं भी हैंग नहीं करेगा, ठीक है। और तीसरी चीज़ देख सकते हैं प्रोसेसर फास्ट होता है। प्रोसेसर फास्ट होता है तो कोई भी प्रोसेस करने में, कोई भी चीज़ें को अगर आप हैक कर रहे हो किसी भी चीज़ें को, तो उसमें आपको लैपटॉप को जैसे मान लो कि अगर आप पासवर्ड हैक कर रहे हो तो वहाँ पासवर्ड डिक्रिप्ट होता है। तो अगर 1 से 1000 तक अगर आपको विंडोज़ में लग रहा है 1 मिनट चेक करने में पासवर्ड, तो वहाँ पे हो सकता है कि कुछ सेकंड में आपका ये वो पूरे पासवर्ड को चेक कर दे 1 से 1000 कॉम्बिनेशन के पासवर्ड को। तो ये सारी चीज़ें होती है, बेस्ट एडवांटेज है इसका VPS में। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जनरल PC। और यहाँ पे स्केलेबल होता है, इसका बिगेस्ट फीचर मैंने क्यों बोला। स्केल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे रिसोर्स जो होता है वो कभी फुलफिल नहीं होता है। जैसे मान लो कि अभी आपने VPS
ख़रीदा है और आपको कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, जैसे आपको 100 GB तक यूज़ करना है तो आप 100 GB का आपने ख़रीद लिया। पर हो सकता है कि आप कुछ इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया आपने, तो हो सकता है आपका 100 GB फुल होने वाला, तो आपको अब 100 GB को बढ़ा करके 1000 GB करना है या 1 TB करना है। तो आप तुरंत आप सर्विस प्रोवाइडर को बोलोगे और आपका स्टोरेज जो होगा वो आपका स्टोरेज बढ़ जाएगा और आपका 1 TB हो जाएगा। और फिर आपका अगर 1 TB फिल हो जाता है तो आप अगर चाहते हो 2 TB यूज़ करना है तो 2 TB कर सकते हो, 2 TB से 3 TB कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा या फिर अलग से कहीं से हार्ड ड्राइव USB के जरिए यूज़ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे उसी PC में जो भी VPS होता है वो उसी सर्वर में आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो आप चाहे 1 TB 2 TB 1000 TB कितना भी स्टोरेज चाहे तो आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वेबसाइट क्रैश नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि अब जैसे मान लो कि आपका नॉर्मल PC है, आप नॉर्मल PC से किसी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि आपके अगर 100 विजिटर आते हैं और अगर आपका बैंडविड्थ उतना मौजूद है कि 100 यूज़र्स को एक टाइम पे लोड ले सकता है, ठीक है। पर हो सकता है वो 100 यूज़र 1000 यूज़र हो जाए तो आपका थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाए। पर हो सकता है वही 1000 यूज़र हो सकता है एक टाइम पे अगर आपके वेबसाइट पे 10,000 यूज़र आ जाए, तो 10,000 यूज़र्स आएँ तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आपका वेबसाइट तो क्रैश होगा ही, कन्फर्म है कि आपका वेबसाइट पर क्रैश हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को ये प्रिवेंट करता है, ये एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि अगर आपको रैम की ज़रूरत होती है, अगर आपका रैम पूरा फिल हो जा रहा है 4 GB तो आप 8 GB करवा लो, ठीक है। आप रैम 12 GB का रैम करवा लो, आप 16 GB का रैम, जितने भी आप रैम जैसे एक्सटेंड कर सकते हो, एक्सटेंड कर लो रैम को। आप चाहो तो बैंडविड्थ को बढ़ा लो, तो आपका बैंडविड्थ हो सकता है कि आपको 1000 नहीं आप लोड ले पा रहे तो आप 10,000 का करवाओ, ताकि 1000 2000 जितने भी लोग आएंगे वन टाइम पे तो उसको हमारा वेबसाइट जो है वो क्रैश नहीं होगा, वो मेरा वेबसाइट एक टाइम पे उतने सारे यूज़र्स को लोड ले पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की फ़ायदा होती है, यही सबसे मेन फ़ायदा है स्केलेबल का VPS में, क्योंकि स्केलेबल जो होता है वो सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है किसी भी VPS यूज़ करने का। इसलिए लोग जनरली जो कंपनी वाले तो बड़ी बड़ी कंपनी वाले वो इसी को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कंपनी अभी थोड़ी सी बड़ी है तो उनको कुछ रिसोर्सेज चाहिए, और फिर वो जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है वैसे वैसे अपना स्टोरेज बढ़ाते जाते हैं, अपना रैम बढ़ाते जाते हैं, अपना बैंडविड्थ बढ़ाते जाते हैं, तो इसीलिए उसको कभी दिक्कत नहीं होती है। पर अगर आप किसी भी लैपटॉप में यूज़ करते हो या किसी कंपनी में, चाहे आप कितने अच्छे लैपटॉप में यूज़ करो, आपका लैपटॉप में हो सकता है 16 GB रैम, पर वो भी आपका हो सकता है एक टाइम पे जाने का वेबसाइट बढ़ता है तो आपको वो भी कम पड़ जाएगा। इसलिए VPS जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो वह VPS के बारे में समझ ही गए होंगे पूरी तरह से। तो अब बात आता है कि कौन कौन आदमी को ये यूज़ करना चाहिए और कौन से आदमी को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ किसको यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं यूज़ करना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्टअप के लिए है और बिग कंपनीज़ के लिए है। तो आप अगर चाहते हो यूज़ करना तो आप जनरली नहीं यूज़ करोगे, कि हो सकता है इसका आपको लग रहा है एक टाइम पे कम पैसे लग रहे हैं, पर ये जैसे जैसे आप यूज़ करते हो वैसे वैसे आपके पैसे अगर आप काउंट करोगे तो हो सकता है आप 5000 लग रहे हैं तो आपको आगे चल के 5000 अगर पर मंथ हो गया तो आपने एक साल यूज़ किया तो 6000 हो जाएगा। तो 6000 हो जाएगा तो आपका आप एक 6000 में एक साल में आपका अपना लैपटॉप हो सकता था, पर अभी भी आप उसी वर्चुअल प्राइवेट सर्वर को यूज़ कर रहे हो। तो इसका आप लॉन्ग टर्म में सोचोगे तो आप जनरली पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। पर अगर हाँ, अगर आप स्टार्टअप लेना चाहते हो या फिर आपको कोई बहुत बड़ी कंपनीज़ है तो आपको डेफिनेटली VPS पे स्विच कर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें आपको क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मैंने पहले बता दिया कि ये स्केलेबल होता है, ठीक है। तो आपको अगर कंपनी चलाते हो, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी चलाते हो, तो आपको VPS पे स्विच हो जाना चाहिए। उसमें आपको कभी भी डर नहीं रहेगा कि आपका चाहे कितना भी लोड हो, चाहे आपका कितना भी रैम का यूजेस होगा, वो आप आसानी से डील कर सकते हो अगर आप VPS का यूज़ करते हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टार्टअप के लिए है और बिग कंपनीज़ के लिए है। जनरल आदमी इसको नहीं यूज़ करे क्योंकि इसमें कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है। तो जनरल आदमी के लिए ये नहीं है। अगर आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो नहीं यूज़ करें, वही आपके लिए बेहतर है। पर अगर आप अभी भी चाह रहे हैं कि नहीं हम भी यूज़ करना चाहते हैं VPS, या आप कोई भी आदमी को हो सकता है आप इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद आपको लग रहा हो कि नहीं VPS आखिर कैसा होता है, हमको भी एक ट्राई देना चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोज़ में। मैं आपको अमेजन वेब सर्वर पे ले चलूँगा, वहाँ पे आपको फ्री में 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है। यहाँ पे आप 1 साल बाद चाहो तो आप स्विच कर सकते हो, नहीं चाहते तो नहीं भी स्विच कर सकते हो, और आप VPS को यूज़ कर सकते हो 1 साल तक फ्री में, ठीक है। पर वहाँ पे रिसोर्सेज लिमिटेड होगी और थोड़ा बहुत स्पीड स्लो देखने को मिलेगा आपको, पर आप वहाँ पे फिर भी देख लो कि VPS कैसे काम करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा कि अमेजन वेब सर्विसेज पे आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं और कैसे आप VPS को यूज़ कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए जानने के लिए, ठीक है। जनरली जानने के लिए आप ऑब्वियसली वो उसको तो आप यूज़ नहीं करना है किसी काम के लिए, क्योंकि फ्री वाला जो है वो ज़्यादा काम के लिए यूज़ नहीं होता है। वहाँ पे कुछ इश्यूज़ भी है, जैसे आपको मनी का भी आ सकता है इशूज़। वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा कि अमेजन वेब सर्वर से आप कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं, और ताकि आपको पेमेंट भी ना करना पड़े। बहुत सारे लोगों के साथ दिक्कत हो जाता है कि वहाँ पर आपको पेमेंट भी मांग देता है, तो आपको पेमेंट भी पे करना पड़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगा कैसे आप अमेजन वेब सर्विस पे साइनअप कर सकते हैं और फ्री में यूज़ कर सकते हैं 1 साल का अमेजन वेब सर्वर। और लास्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्या ये सिमिलर है VPN से, तो जी नहीं,
ये सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है वीपीएन से, ठीक है। वीपीएन एक इसका पार्ट बोल सकते हैं, पर ये वीपीएन से इसका कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे कि वीपीएन क्या करता है, वीपीएन आपके आईपी को चेंज करता है, ठीक है। जनरली आप अगर इंडिया में हो तो वो आपके आईपी को रोटेट करके यूएसए का कर देता है, या फिर चाइना का, जर्मनी का, जहाँ का आप चाहते हो वहाँ का वो कर देता है, ठीक है, जहाँ का आप सर्वर सेलेक्ट करते हो। और वेबसाइट जो भी आप वेबसाइट विजिट करते हो वहाँ पे वेबसाइट को लगता है कि ये मेरा चाइना से इसका एक्सेस आ रहा है, तो उस हिसाब से जो भी चीज़ें इंडिया में एक्सेस नहीं होती है वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिख जाती है। पर वीपीएस एक पूरा सिस्टम्स है, क्योंकि वीपीएस में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप अपने आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हो। तो वीपीएन एक वीपीएस का पार्ट हो सकता है, इसमें बस थोड़ी सी सिमिलरिटीज़ है, इसी चीज़ है कि आईपी चेंज कर सकता है वीपीएन, इसको बहुत छोटा सा पार्ट बनाया सकता है वीपीएस का। बाकी और कोई सिमिलरिटीज़ नहीं है, ये पूरी तरह से अलग है। तो वीपीएस एक अलग चीज़ है और वीपीएन एक अलग चीज़ है। अगर आपको वीडियो सही लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को चेकआउट करें, वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल जाएगी। या फिर आप टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही बेल आइकन को दबा दो, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले।